बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। उत्तराखंड में आज भी मौसम मुसीबतें खड़ी कर सकता है। मानसून की दस्तक उत्तराखंड में हो चुकी है और आज भी मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, तो पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं मानसून ने मुसीबत भी बढ़ा दी है। कई जगहों पर बारिश की वजह से सड़कों की हालत खस्ता हो गई। और इसके बाद पीडब्ल्यूडी की ओर से 396 जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं और इसमें 200 जेसीबी किराए पर हैं, जिससे सड़क बंद होने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क को खोला जा सके। जेसीबी मशीन में इस बार जीपीएस की व्यवस्था भी की गई है, जिससे मशीन की लोकेशन और आवश्यकता वाली जगह पर उसे तुरंत भेजा जा सके। वहीं प्रदेश में 394 सड़कें बंद हैं, जिनमें से 299 सड़कों को खोला जा चुका है और 95 सड़कों को अभी खोलने का काम जारी है। तो मानसून की दस्तक के बाद ये है उत्तराखंड के हालात। और फोन लाइन पर है हमारे उत्तराखंड से हमारे संवाददाता देहरादून से रवि केंतुरा, जो और ज्यादा हमें जानकारियां देंगे कि आज के अलर्ट के बाद क्या स्थितियां हैं और कैसा मौसम है। रवि जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मानसून आया है और अभी अगर हम बात करें तो 5 तारीख तक अलर्ट है मौसम विभाग का और आज भी इसी तरीके की प्रदेश में स्थिति रहेगी जिस तरीके से कल हमने देखा कि बारिश हुई है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो आज भी उत्तराखंड में खासतौर पर पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी, इन जिलों में बारिश का हाई अलर्ट है। कुछ कुछ इलाकों में यहाँ पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से बारिश हुई है और नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो जो मुश्किलें हैं वो आज और ज्यादा लोगों को के लिए बढ़ सकती हैं और लैंडस्लाइड की जो दिक्कतें हैं वो भी आज हो सकती हैं। ऐसे में क्योंकि कल की अगर बात करें तो कल पहला ही दिन था मानसून के बाद बारिश का। 250 से अधिक सड़कें जो है कल बाधित हुई है। और इसके अलावा हम बात करें तो चार धाम यात्रा में भी मौसम ने कल खलल डाली है। तो अभी भी 5 तारीख तक इस तरीके की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है और जो चार धाम में पहुंच रहे जो श्रद्धालु हैं उनको भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसमें लोगों को सतर्क भी रहना है और इसके साथ ही आज इस तरीके से तमाम विभागों को कहा गया है कि अगर कोई भी इस तरीके से चाहे सड़कों का टूटना हो या फिर कोई भी दुर्घटना हो, उस पर त्वरित उसका रेस्क्यू किया जाए और उस पर जो है रिस्पांस बहुत जल्दी होना चाहिए। तो इन तमाम चीजों पर भी ध्यान रखा गया है। हालांकि अभी मौसम से 5 जुलाई के बाद ही कुछ हल्की राहत मिलने की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 5 जुलाई तक का अलर्ट है मौसम विभाग का और तमाम जो सड़कें बंद पड़ी हैं उनको खोलने का काम जारी है। आज भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और जो सड़कें बंद पड़ी हैं उन्हें खोलने का काम लगातार किया जा रहा है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की आशंका है और 95 सड़कें अभी भी बारिश के कारण बंद हैं। मानसून ने दस्तक दे दी है यूपी उत्तराखंड में और पहली ही बारिश में जो तमाम दावे किए गए थे उनकी भी पोल खुलती हुई नजर आई। हालांकि प्रशासन की तरफ से आगे के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो मौसम विभाग की जानकारी हमने आपको दी। अब आपको बताते हैं कि पिथौरागढ़ के धारचूला में लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं, क्योंकि नदी को पार करने के लिए वहां पुल ही नहीं है। तो नदी को पार करने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है तारों पर लटकी ट्रॉली, जिससे नदी को पार करने से 10 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। नीचे उफनती नदी, ऊपर झूलती जिंदगी। पानी की रफ्तार ऐसी सांसें अटक जाए। जान हथेली पर रखकर नदी पार करने की ये तस्वीरें हैं धारचूला के बंगा पानी की। हर रोज लोग खतरों से खेलते हैं। ये उनका कोई शौक नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि नदी पार करने के लिए ट्रॉली ही एकमात्र सहारा है। लोग एक तार पर लटककर गोरी नदी की उफनती लहरों को पार करते हैं। सालों से लोग गोरी नदी पर पुल की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद गोरी नदी पर अभी तक पुल नहीं बन सका है। ऐसे में लोगों को जान जोखिम में डालकर हर रोज नदी पार करनी होती है। मानसून में हालात और खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि बारिश के बाद ही नदी उफान पर होती है, जिससे बहता तेज पानी दिल की धड़कनें तक रोक देता है।
कभी कभी लहरें ट्रॉली को भी छू जाती हैं, जिससे लोगों की चीख भी निकल जाती है। गोरी नदी पर पुल ना बनता देख लोगों ने अब अपने जीवन को किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं सीएम धामी की। तो सीएम धामी आज उधम सिंह नगर जाने वाले हैं। सुबह 10:15 पर सीएम रोटरी डिस्ट्रिक्ट की ओर से आयोजित कन्याश्री कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जी हाँ, इसके अलावा सीएम दोपहर 12:05 पर विद्यालयी शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित शैक्षिक चिंतन शिविर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और यह कार्यक्रम देहरादून में होगा। वहीं आज सीएम 6:50 पर शाम को दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे। आज सीएम धामी दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम, शैक्षिक चिंतन शिविर के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे देहरादून में और आज शाम दिल्ली रवाना होंगे। और वहीं धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। इन 100 दिनों में सरकार ने कुछ ऐसे काम किए जिनकी देश भर में चर्चा हो रही है। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा प्रहार किया है। कांग्रेस को लगता है कि इस सरकार के पास ना तो दिशा है और ना ही लक्ष्य। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। धामी सरकार ने 100 दिन का कार्यकाल पूरा किया तो अपने कामकाज का बखान करने के लिए विकास पुस्तिका के साथ साथ एक टाइटल सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया। धामी सरकार को फिलहाल 100 दिन ही पूरे हुए हैं, लेकिन 100 दिनों में ही कई ऐसे फैसले भी हुए जिनकी काफी चर्चा हो रही है। इनमें सबसे बड़ा फैसला कॉमन सिविल कोड को लेकर है। सीएम धामी ने कहा कि उनकी कोशिश सेवा और विकास के प्रति समर्पण की है। 100 दिनों का कालखंड सेवा का, समर्पण का, प्रयास का और संकल्प के 100 दिन रहे हैं। इन 100 दिनों में हम लोगों ने एक आधारशिला बनाने का प्रयास किया है। एक संकल्प के साथ जो विकल्प रहित संकल्प लिया है, उस संकल्प पर आगे बढ़ने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। तो टनकपुर एवं गोपेश्वर में बनाए जाने सैनिक विश्राम गृहों का आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया। यह दोनों ही विश्राम गृह इन स्थानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सुविधाजनक होंगे, जो दूर दूर से हमारे सैनिक भाई जिनको अनेकों स्थानों पर जाना होता है, गोपेश्वर जैसे स्थान जो कि बीच में हमारे यहाँ पर, जहाँ एक तरफ भगवान बद्री विशाल हैं, जहाँ दूसरी तरफ भगवान केदारनाथ हैं और चारधाम यात्रा चलती है, ऐसे स्थान पर सैनिक विश्राम गृह बन जाने से हमारे सैनिक भाइयों को निश्चित रूप से उसका बहुत लाभ मिलेगा। धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर एबीपी गंगा ने भी देहरादून में महाधिवेशन किया था, जिसमें सीएम धामी भी पहुंचे थे। पलायन को रोकने के लिए इस बार कोई ठोस रणनीति? देखिए, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है और उसको लेकर हमारे यहाँ पर पलायन आयोग ने भी काम कर रहा है और भी सरकार भी अपने स्तर से काम कर रही है। लेकिन पलायन को व्यवहारिक रूप से समझना होगा। पलायन तभी रुकेगा जब हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे, आज जो नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे युवा हैं, खासकर जो रोज़गार चाहते हैं, अपने घरों से दूर जाकर जो तमाम जगह पर अपने रोज़गार के लिए, स्वरोजगार के लिए काम कर रहे हैं, उनको जब तक उनके घरों के आसपास कोई काम नहीं मिलेगा, बिल्कुल, तो उस क्षेत्र में हम लोग जो संभव हो सकता है, जैसे हमने कुछ योजनाएं सरकार की तरफ से रोज़गार को लेकर हम ला रहे हैं और कुछ योजना लोगों के साथ मिलकर हम वहाँ पर करेंगे और उसके कारण से, चाहे जैसे हमारा फल का क्षेत्र है, बागवानी का क्षेत्र है, हमारा ये होम स्टे जैसी योजनाएं हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में और सीमांत क्षेत्रों में हो सकती है, और कुछ उद्योग, जो बड़े उद्योग, छोटे उद्योग मिलकर जब उनके घरों के पास फलों के क्षेत्र में हो या बागवानी के क्षेत्र में हो या वहाँ पर जिस भी चीज़ की उपलब्धता ज़्यादा हो, उस उपलब्धता के आधार पर जब हम वहाँ पर कुछ चीज़ों को बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ कि जब काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा,
कुछ आमदनी होगी तो पलायन पर रोक लगेगी। सरकार ने 100 दिन में ही भविष्य के 5 साल का रोड मैप दिखा दिया है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि ये सरकार बिना किसी लक्ष्य के ही आगे बढ़ रही है। नेता प्रतिपक्ष से लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक सरकार की नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखिए ना, हर सरकार का एक रोड मैप, एक विजन दृष्टि होती है 5 साल के लिए, और ये 100 दिन जो हैं वो उस जो लक्ष्य है, जो दृष्टि है, जो संकल्प है, उसकी छाप छोड़ती है। ये 100 दिन छाप छोड़ेंगे, लेकिन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि जो प्रचंड बहुमत की सरकार है वह कहीं पर भी उस विजन को धरातल पर उतार पाई हो। मेरे हिसाब से पूरी तरीके से फेल है। जो हमारी चारधाम यात्रा है, ये उत्तराखंड का चेहरा है जिसको पूरा विश्व देखता है, पूरा देश देखता है। और चारधाम यात्रा में जिस तरीके से फेलियर हुआ, यात्रा जगह जगह पर बाधित हुई, लोगों की मृत्यु हुई, और जो आंकड़ा अभी तक राज्य बनने के बाद का 106-107 का था हाईएस्ट 6 महीने में, हम 50 दिन में ही इस आंकड़े को 200 से पार पहुंचा चुके हैं, जो अपने आप में अफसोसजनक है। वित्तीय हालत बहुत ख़राब है। डबल इंजन की सरकार ने जो हमारा जीएसटी का घाटा है उसको पूरा करने से इनकार कर दिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा धक्का इस राज्य को और फेलियर सरकार का मैं मानता हूं। धामी सरकार अपनी तारीफ करते नहीं थक रही और कांग्रेस के पास कमियों का पुलिंदा है। रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सड़क पर धान लगाया और विरोध जताया। आरोप लगाया कि सरकार का ध्यान काम पर कम, सुर्खियां बटोरने पर ज्यादा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। बाहुबली अतीक अहमद से जुड़ी ये खबर है। सीबीआई ने अतीक के गुर्गे हमजा को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज में करेली के गौस नगर में छापा मारकर गिरफ्तार किया है। सीबीआई कोर्ट ने हमजा के खिलाफ जारी किया था एनबीडब्ल्यू। करेली थाने में दाखिल करने के बाद सीबीआई टीम उसे अब लखनऊ लेकर चली गई है। बड़ी खबर, लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल का 26 दिसंबर को 2018 को लखनऊ से अपहरण किया गया था और उसी को लेकर देवरिया जेल गए थे अपहरण करके, जहां बाहुबली अतीक अहमद बंद था। और जेल में ही अतीक ने मोहित को जमकर पीटा था। उसकी 2 कंपनियों को अपने गुर्गों के नाम लिखवा दिया था। हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ये जो एक्शन हुआ है वहां पर प्रयागराज में, मोइन, इसके बारे में और विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ये तकरीबन 3.5 साल पुराना मामला है। दिसंबर 2018 में जब बाहुबली अतीक अहमद देवरिया जेल में बंद था, तब का ये मामला है। जो कारोबारी लखनऊ का है मोहित जायसवाल, उसे अगवा किया गया था और अगवा करके उसे देवरिया जेल ले जाया गया था, जहां उसके साथ मारपीट की गई थी। उससे जबरन कागजात पे दस्तखत कराए गए थे। तो पिछले 3.5 साल से जो हमजा था वो फरार चल रहा था। इस बीच सीबीआई को खबर मिली कि वो प्रयागराज के करेली इलाके में छिपा हुआ है। तो यूपी पुलिस की मदद से हमजा को गिरफ्तार किया गया है और कुछ देर यहाँ पर रखने के बाद सीबीआई टीम उसे लेकर के लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। उसके खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट जारी था और सीबीआई इसे एक बड़ी कामयाबी मान रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद मोइन इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको आयुष ही बताएंगे। जी बिल्कुल, तो खबरें लगातार जारी हैं और पल पल की खबरें आपको बता रहे हैं यूपी उत्तराखंड में क्या क्या हो रहा है। और रुड़की से आपको बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं। गैंगरेप मामले में ये बड़ी सफलता फिलहाल पुलिस को मिली है और आखिरकार 5 दिन के बाद पुलिस ने सभी 5 हैवानों पर शिकंजा कस दिया। ये खास रिपोर्ट देखिए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही हैवान हैं जिन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है जिसने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। दरअसल इन सभी दरिंदों ने पिरान क्लियर इलाके में चलती कार में मासूम बच्ची और उसकी मां के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी थी और फिर दोनों को गंग नहर के किनारे रास्ते में फेंककर फरार हो गए थे, जिसके बाद से पुलिस इन 5 हैवानों की पिछले 5 दिन से तलाश कर रही थी, जिसके लिए पुलिस ने कई टीमें भी बनाई थी। करीब 250 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, साथ ही 200 लोगों से पूछताछ के बाद इन सभी पर शिकंजा कसा। ये एक काफ़ी सनसनीखेज केस था जिसमें कि राष्ट्रीय महिला आयोग भी, उसने भी अपनी टीम यहाँ पर भेजी थी और कई इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा भी इसमें प्रदर्शन वगैरह लगातार किए जा रहे थे। पुलिस के सामने चुनौती इसलिए भी ज़्यादा थी कि महिला बहुत ज़्यादा कुछ बताने में सक्षम नहीं थी। बच्ची तो खैर नाबालिग बच्ची, वो तो बेचारी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी।
लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद लगभग एक हफ्ते तक हमारे 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी लगातार इस पे लगे रहे। 250 से ऊपर CCTV हमने खंगाले, डम डाटा उठाया, कई CDRs का डिटेल लिया, मुखबिरों को चारों तरफ लगाया, कम से कम 200 लोगों से हमने पूछताछ की और इस सब के बाद फिर अंततः हमने जो इस घटना में कार और गाड़ियाँ मोटरसाइकिल थी वो हमने बरामद की है और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मासूम बच्ची और उसकी मां से दरिंदगी करने वाले ये दरिंदे मुजफ्फरनगर देवबंद रुड़की के रहने वाले हैं। इनके पास से घटना में शामिल बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। जो उनका मूवमेंट है वो पूरी तरह से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है उससे मैच कर रहा है। उनकी गाड़ियों से कुछ निशान मिले हैं जो कि हमारी टीम ने लिफ्ट किए हैं, जिनका कि FSL के द्वारा मैच कराया जाएगा और इस कार्य के लिए मेरे द्वारा 25,000 और DIG रेंज के द्वारा 50,000 के इनाम की घोषणा की। हाँ, बच्ची पूरी तरह से सही है। अब उसके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया जाना है, इसके लिए CWC को हम लोग लिखेंगे। ये मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जनपद के रहने वाले हैं। हालांकि इस घटना को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया था और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। साथ ही मामले पर सियासत भी खूब हुई, लेकिन ABP गंगा के प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और इन हैवानों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी के बाद सलाखों के पीछे भेज दिया। ABP गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। अगली बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है। मदरसे पर सरकारी बुलडोजर चला है। वहां पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है बुलडोजर के जरिए और मदरसे की बाउंड्री को बुलडोजर से घिरा दिया गया है। सरकारी जमीन पर बनाई गई थी मदरसे की अवैध बाउंड्री और कुंडा इलाके के बरियामा बाजार का ये सारा मामला है। मदरसे की बाउंड्री को बुलडोजर से गिरा दिया गया है प्रयागराज में, क्योंकि सरकारी जमीन पर आरोप है कि मदरसे की ये बाउंड्री वॉल बनाई गई थी। तस्वीर आप देख लीजिए कैसे इसे ढहाया गया कुंडा इलाके में। और चलिए अब बात यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्था की, जो कि खुद के चुस्त दुरुस्त रहने का दावा करती है। पूरे सूबे की सेहत का भार इसी महकमे पर। लेकिन अब हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उनसे साफ हो जाएगा कि सबसे पहले इलाज की जरूरत इसी महकमे को है जो अब वेंटिलेटर पर है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए जो आपको पुराने जमाने की याद दिला देगी। ये ऐसी हकीकत है जिसने यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों और वादों की पोल खोलकर रख दी है। ये तस्वीरें रायबरेली के जिला अस्पताल की हैं। यहाँ सब कुछ भगवान भरोसे है। यहाँ के डॉक्टरों ने अंधेरे में इलाज करने की PhD कर रखी है, क्योंकि यहाँ लाइट आती नहीं है। जनरेटर चालू करने में काफी वक्त लगता है। ऐसे में कौन जहमत उठाए, लिहाजा डॉक्टर मोमबत्ती और टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। करें तो क्या करें, काम तो करना ही है। डॉक्टरों की अपनी दलील है, स्वास्थ्य विभाग के अपने दावे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि वेंटिलेटर पर यह मरीज नहीं बल्कि स्वास्थ्य महकमा लेटा हुआ है। लोगों की मजबूरी ऐसी है कि उसे ऐसे ही दम तोड़ते सिस्टम में जान जोखिम में डालने का रिस्क लेना पड़ रहा है। यूपी में भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश कर लें, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पर आज भी अस्पतालों में व्यवस्था बदतर है। रायबरेली की तरह शामली के अस्पताल की भी तस्वीरें सामने आई हैं। यहां का स्वास्थ्य विभाग भी वेंटिलेटर पर चल रहा है। अस्पतालों में घंटों बिजली नहीं आती, जनरेटर का पता नहीं है। ऐसे में गर्मी में लोगों को हाथ के पंखे से ही काम चलाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या है लाइट की। कि लाइट नहीं कमरों में आ रही। इन्वर्टर का जुगाड़ था वो भी फिर सिस्टम खत्म करवा दे जी। लाइट की दिक्कत है, जैसे लाइट चले जाए इन्वर्टर नहीं है जी, मतलब इन्वर्टर की सुविधा नहीं, लाइट भाग जाओ तो पंखे बंद हो जाए। रायबरेली और शामली के अस्पताल प्रशासन की लचर व्यवस्था की जैसे ही भनक लगी, आनन फानन में जांच के आदेश दे दिए गए। लेकिन सवाल बड़ा है कि सरकार जब अस्पतालों पर करोड़ों रुपए खर्च करती है तो फिर ऐसी लापरवाही क्यों, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।